हाय गाइस, गुड इवनिंग। तो आज बेटा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का थर्ड पार्ट, जो कि है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेक्चर 1 है आज। प्रोबेबली मेरे को जहां तक मुझे लगता है कि इसमें 2 लेक्चर्स लग जाएंगे, से 100% श्योर नहीं हूँ, बट देखता हूँ। लगभग 50 से 60 स्लाइड्स हैं, तो वो समझाना होगा मुझे। देखो, और लेकिन एक चीज याद रखना, ये तभी पढ़ना बेटा, तभी पढ़ना, क्योंकि और तभी पढ़ना नहीं। देखो, बेसिकली इंटीग्रेशन की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन का इस, लेकिन इसके नॉलेज के लिए ना कुछ कुछ चीजें जो आएंगी आएंगी वो बेसिकली इंटीग्रल ही होता है। लेकिन ठीक है, आपके एग्जाम में भी अभी तक वैसा क्वेश्चन नहीं आया जो आपके लेवल का एग्जाम का है, वही मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखो, ये तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा 2 टाइप है। ये हमारा सीए फाउंडेशन का जो सिलेबस था, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, बाइनोमियल पॉइजन। बाइनोमियल पॉइजन ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया। अब आज के सेशन में हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखो, ये एक दिया हुआ था कोटेशन, देखते होंगे आप इधर। मैंने प्रोबेबिलिटी के बाद जो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन किया उसमें कुछ कोटेशंस डाल रहा हूँ। मुझे ये कोटेशंस अच्छे लगे। इट्स सिंपल मैथ, यू नो, इट्स सिंपल मैथ्स। बेसिकली ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। क्लासिक बेल कर्व, इसका जो कर्व होता है ना वो बेल शेप्ड होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्ट पीपल आर गोइंग टू पाइल अप इन द मिडल, not going anywhere, but there will be a handful of outliers that go high and low। नीचे से ऊपर उठना, ऊपर से नीचे, एक तरह से आप इसको समझ सकते हैं बेटा एम। लाइफ जैसे क्या है, वो आपका एक एम की तरह ही एक्ट करता है ना लाइफ, ठीक है। एम की तरह लाइफ एक्ट करता है। शुरुआत में आप बहुत पूरा ऊपर बढ़ते हैं, फिर कुछ घटते हैं, फिर ऊपर हल्का सा बढ़ते हैं। जैसे ये मान लीजिए शादी वादी हुआ, बच्चा हुआ, उसकी पढ़ाई लिखाई, उस वक्त तक नीचे डाउनफॉल होता है। फिर ऊपर जाता है, जब वो सेटल हो जाता है तो ऊपर चला जाता है। और फिर ये एक समय उसकी शादी वादी ये सब जो होती है, ठीक है, तो वो समय थोड़ा डाउनवर्ड, और फिर एक जगह ये एम पे शांत हो जाता है। तो यही इसी तरह से एक्ट करता है बेटा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लाइफ में कभी कभी होता नहीं है कि हस्बैंड वाइफ है तो वहां पर बात नहीं हो रही है, तो ये नहीं चल रहा है, तो वो अनबैलेंस टाइप वो आता है, ठीक है। बट एट द लास्ट मोमेंट आपका क्या होगा, एट द लास्ट मोमेंट आपको एक जगह पे आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वही है, गो हाई एंड लो, ऑफन फॉर इनएक्सप्लिकेबल रीजन। इनएक्सप्लिकेबल रीजन, रीजन चाहे जो भी हो। पॉइंट इज, इवन सर्वाइवर डोंट रियली अंडरस्टैंड व्हाई दे सर्वाइव। इवन सर्वाइवर डोंट रियली अंडरस्टैंड व्हाई दे सर्वाइव, दे जस्ट डू। उनको भी पता नहीं चलता कि वो सर्वाइव क्यों किए, लेकिन वो सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। तो यही ये कोटेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। हालांकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे अगर आप बात करें ना, वैसे बहुत सारे कोटेशंस हैं, बहुत सारे कोटेशन। हर स्टैटिस्टियन है, लगभग स्टैटिस्टियन है इस पर, क्योंकि इतना मजेदार चीज है। अगर आप ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर आप पूरा इसके बारे में, अगर साइंस के स्टूडेंट हो या स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट हो, अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े, वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि पूरा रियल लाइफ एप्लीकेशन इस पे है, पूरा रियल लाइफ, ठीक है। जैसे देखते हैं ना, कैरियर का ग्रोथ नीचे से ऊपर उठता है, नीचे से ऊपर उठता है, एक समय पिक पे रहता है, फिर डाउनफॉल आ जाता है, वो आता ही है, वो हर एक के लाइफ में आता है। तो वही है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो रियल लाइफ में तो पूरा मतलब वही है ही नॉर्मल। ये पूरा हम लोग जो भी चल रहा है ना, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ही चल रहा है एक तरह से, ठीक है। बेल शेप्ड कर्व भी है, ठीक है। चलो, अब इंट्रोडक्शन टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भाई। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। ये तो सब लोग को पता है कि ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, इन विच द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज of a continuous variable are distributed according to the normal probability law। normal probability law, probability law तो आपको ही पता है, 0 और 1 के बीच में, ठीक। was first discovered by Damayev। Damayev, एक इसमें पता है इनका ट्रिगोनोमेट्री में भी बहुत है, इनका दमाइवर्स थ्योरम है। दमाइवर्स थ्योरम एक जो है आपका ट्रिगोनोमेट्री भी चैप्टर है, ग्रेजुएशन में पढ़ना है, हायर ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। डिमॉइवर्स थ्योरम वो ही पढ़ना है, ठीक। इन्होंने ही नॉर्मल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, हु डिराइव्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी फंक्शन एज द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को लिमिटिंग फॉर्म भी कहा जाता है, वो भी मैं आज बताऊंगा कि कब कब कहा जाता है, ठीक है। और इसी सिमुलटेनियसली गॉस आल्सो डिराइव्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज अ लॉ ऑफ एरर। लॉ ऑफ एरर के रूप में गॉस ने, इसीलिए इसको ना बेटा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है।
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए भाई अब एक चीज ध्यान देना है आपको इसमें, यहां से ये सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल क्या होता है भाई? सिमेट्रिकल मतलब बराबर, सिमेट्रिकल मतलब बराबर। मैं भी सारा बहुत सारा मैंने फिगर डाउनलोड करके अपलोड किया है इसमें, बहुत सारा मैं आपको एक एक कर करके हर एक पॉइंट समझाऊंगा। ठीक है, a symmetrical distribution in which the frequencies are distributed evenly about the mean of the distribution। याद रखिएगा evenly about the mean of the distribution, evenly, इसको डिलीट कर दो भाई, evenly about mean of the distribution। ठीक है, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पे आपको मतलब जो भी फ्रीक्वेंसीज है वो डिस्ट्रीब्यूट रहता है। ठीक है, the normal distribution of a variable when represented graphically takes the shape of a symmetrical curve known as the normal curve which is asymptotic to x axis on its either side। मतलब x axis के ये ऊपर रहेगा, asymptotic मतलब टच नहीं होना है, asymptotic मतलब क्या होता है, वो टच नहीं होगा x axis पे, x axis से ऊपर ही रहेगा। ठीक है भाई, on either side the normal curve appears to be bell shaped, ये बेल शेप्ड की तरह दिखता है एंड ऑफन रेफर्स टू एज बेल कर्व्स। ठीक है भाई, ये बेल शेप्ड की तरह दिखता है। अब जैसे देखो, अब सुनो, नॉर्मल सिंस नॉर्मल कर्व इज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू डिस्क्राइब एरर्स इन रिपीटेड मेजरमेंट, हेंस आल्सो नोन एज नॉर्मल कर्व ऑफ एरर। इसको नॉर्मल कर्व ऑफ एरर भी कहा जाता है। ठीक है भाई, अब देखो, the proportion of measurement that falls within a certain range, within a certain range above, below और between, ध्यान रखिएगा above भी है, below भी है, above, below और between selected values, between selected values can be obtained with the help of normal distribution। ठीक है, एक एक पॉइंट आपका जो है ना आपको वो समझ में आएगा। ठीक, सिलेक्टेड वैल्यूज है वो ऑब्टेन कब से कर रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, जो कि सर्टेन रेंज में होता है। रेंज क्या होता है जानते हो? बेसिकली रेंज होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्सिस का, जो ग्राफ आप बनाते हैं डिप ऑफ होराइजन, डिप ऑफ होराइजन का फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टेस्ट में भी आपने देखा है, मतलब ईस्ट और नॉर्थ के बीच में जो बनेगा ना जो ग्राफ जो होता है, ठीक है, तो उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है ना। तो वही या कोऑर्डिनेट में भी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा या 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ये पूरा ग्राफ बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट और कहीं कहीं आपको सेकंड, सेकंड भी आएगा, ऐसा नहीं है, जनरली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है। ठीक है, यहां पर से हम लोग को निकाला जाता है। ठीक, चलो, normal distribution is a limiting form of binomial distribution if, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटिंग फॉर्म है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कब, जब n टेंड्स टू इंफिनिटी, दैट इज नंबर ऑफ ट्रायल्स इज इनफाइनाइटली लार्ज। नंबर ऑफ ट्रायल्स आ गया, p and q are fairly near equal, neither p or nor q should be very small, p और q छोटा नहीं होना चाहिए और लगभग बराबर होना चाहिए, तब ये लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल। देखो ये लिमिटिंग फॉर्म का भी प्रूफ होता है। ठीक है, लिमिटिंग फॉर्म का भी ना वो जो एनसीआर पी टू द पावर क्यू टू द पावर एन माइनस आर, इसका भी प्रूफ होता है, इसका प्रूफ होता है ये जो लिमिटिंग फॉर्म है, लेकिन आपके बियॉन्ड जीरो डिक्शन से है। मैंने आज आपका मॉड्यूल भी देखा, ऐसा नहीं है कि मैं मॉड्यूल नहीं देखा, मैंने मॉड्यूल देखा, मॉड्यूल में एक गो थ्रू किया, तो जितना चीज लगा मुझे लगा कि नहीं मुझे पढ़ा देना चाहिए। पहले तो मैंने सोचा था कि नहीं भाई अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ये एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ाऊंगा, लेकिन नहीं, पढ़ा दिया। ठीक है, चलो भाई अब सुन लो, ये देखो ये फर्स्ट एक्सिस है, अब यहां पर से मेन गेम शुरू होगा भाई। ये आधा है 50% एरिया और ये 50% एरिया, ठीक, और ये हमारा मीन। ठीक, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये मीन है हमारा। ठीक है भाई, यही है आपका ग्राफ। अच्छा ये बेल शेप दिख रहा है कि नहीं? मंदिर का घंटा ऐसा ही होता है ना भाई, मंदिर का घंटा तो यही होता है। ठीक है, ये बेल शेप्ड हो गया। अब देखो दूसरा ग्राफ है हमारा, आप पॉइंट देखिएगा, ये जो अभी तक आपने देखा ये म्यू, ये तो बेसिक्स है एकदम। ये देखो ये जो मीन है, म्यू, म्यू मतलब मीन, और ये सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, ये राइट साइड जाएगा तो प्लस में जाएगा, फिर एक साइड आगे बढ़ेगा, मतलब ये पूरा सिग्मा है, ये पूरा सिग्मा है, यहां से यहां तक आपका सिग्मा है, यहां से यहां भी आपका सिग्मा है, तभी तो ये दोनों हुआ है ना। ये पूरा म्यू प्लस सिग्मा, ये पूरा म्यू प्लस सिग्मा हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए ये म्यू प्लस 3, यही मैक्सिमम होता है, म्यू प्लस 3 सिग्मा ही, इधर म्यू माइनस सिग्मा, म्यू माइनस 2 सिग्मा, म्यू माइनस 3 सिग्मा। ये जो पॉइंट है बेटा, इसको कहते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या इन्फ्लेक्शन पॉइंट, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं इसको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है भाई। आप एक चीज गौर कर रहे होंगे, ये देखिए यहां पर ये तो है, लेकिन ये टच नहीं हो रहा है भाई, ये टच नहीं हो रहा, टच नहीं हो रहा। ठीक है, ये देख लो, ये भी डिस्टेंस जो है ये आपका कितना दिखा रहा है, सिग्मा। ये डिस्टेंस भी आपको कितना दिखा रहा है, सिग्मा। ये देख लीजिए। ठीक है, ये होता है बेसिकली, एकदम एक एक लाइन बाय लाइन मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, लाइन टू लाइन मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक, अब देखो भाई, ये देखो, ये जो मिडिल है, आप अगर इससे इस फिगर से इसको कोलैबोरेट करें, कंपेयर करें, तो ये जो बीच वाला है मिडिल 60%, टॉप 20%, बॉटम 20%। लो परफॉर्मर इसको कहते हैं, इसको एवरेज परफॉर्मर कहते हैं, और ये हाई परफॉर्मर होता है। ठीक है, आगे समझ में आएगा, और ये सब परफॉर्मर से आपको लेना देना नहीं है, सिंपल आपको ये फिगर समझना है। ठीक है, अब देखो भाई, ये देखो 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 10-10 का एवरेज लिया है। ये देखो कहीं भी रुक नहीं रहा, यहां से यहां तक। अभी यही ना था पुअर परफॉर्मर या लो परफॉर्मर, देखो पुअर परफॉर्मर 16%, हाई परफॉर्मर्स 14 से 16.1%, ये भी 14-16.1, ये लेकिन 34 दुनिया 68% एवरेज परफॉर्मर। ठीक है, एवरेज परफॉर्मर। तो ये देखो ये 90, ये एरिया पूरा। आगे देखो कैसे चलेगा, ये जो ब्लू एरिया है वो कितना कवर अप कर रहा है, ब्लू एरिया 68%, ब्लू प्लस येलो कितना कवर कर रहा है, 95%। अब ब्लू के साथ कितना कवर अप कर रहा है ये आपको भी दिख रहा है। ठीक है, अब देखो यही इंपेरिकल बनता है, यही चीज इंपेरिकल। अब देखो वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये वर्टिकल, ये जो मीन है ये आपका बेटा वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्स बराबर म्यू, और राइट साइड में म्यू प्लस सिग्मा, लेफ्ट साइड में म्यू माइनस सिग्मा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अच्छा, टोटल एरिया जो होता है वो 1 होता है, मतलब 100%। ठीक है, दोनों साइड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखिए उसमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट लिखा हुआ था, यहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लिखा हुआ, कोई भी लिख सकते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है, क्लियर भाई। जहां पर ये दोनों का आपको टच करे इसका लाइन, वही है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देख बेसिकली एक चीज आपको याद होगा कि जब हम लोग डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, तो वहां पे हम लोग पीएमएफ की बात करते थे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, और लेकिन ये कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। बेसिकली ये जो है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ही होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, ये जो एफ दिया हुआ है अभी, और इसका नोटेशंस भी मैं बताऊंगा, परेशान मत होइए। ये बेसिकली डेफिनेशन देखो, a continuous random variable x is said to have a normal distribution if its probability, सिर्फ प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आप लिख सकते हैं, यहाँ पर डेंसिटी भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/σ√2π e टू द पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर। देखो कहीं कहीं क्या कैसे ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा, √2π तो सही है, EXP भी लिखा रहता है, लेकिन EXP आपको बताने की जरूरत नहीं है, e टू द पावर ही बताऊंगा, e टू द पावर -1/2 सिग्मा स्क्वायर x माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ये भी लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, ये जो मीन है ये आपका मीन होता है म्यू, और ये जो सिग्मा है वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है भाई, ये आपको म्यू जो है आपका मीन, और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नॉर्मल रैंडम वेरिएबल एक्स एंड आर पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इसी को म्यू और सिग्मा को बेटा पैरामीटर्स कहते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो ऐसे नोटेशन, या ये भी ऐसे भी लिखा जाता है बेटा, या कहीं कहीं ना ये ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा। ठीक, 1/σ√2π e टू द -1/2 x माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर, जहां e इज इक्वल टू 2.7183 एंड √2π की वैल्यू 2.506, ये होता है। ठीक है भाई, दोनों लिखने का, ये भी सही है
और ये भी सही। इसलिए आपको अगर दिखे ना तो कंफ्यूज मत होना, ठीक, क्योंकि आपको ऐसे नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा देखिए ऐसे, आपको ऐसे दिखेगा। ये होता है बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नोटेशन। अभी आगे आएगा, मैंने बना दिया है, ठीक है। अब देखिए, नोट, इफ x follows normal distribution then it is denoted by, देख लो अभी ही बताया था, x follows normal distribution, यहां पर वही चीज, x follows ऐसे ही लिखेंगे n म्यू सिग्मा, ठीक है। चलिए, इंट्रोडक्शन टू स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, पहले सुन लो। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है, ध्यान रखना, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, ठीक। अब सुन लो, बहुत सारे राइटर ऐसे हैं ना कि जो जेड से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसको जेड स्कोर भी कहा जाता है। आपको दिया हुआ रहेगा एरिया निकालना जो होता है ना, ये लोगों को लगता है कि एरिया निकालना सबसे टफ है, सबसे आसान है एरिया निकालना, पता है आपको, सबसे आसान, क्योंकि उसका एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको बस थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का दिमाग लगाना पड़ेगा, कहीं किसी किसी क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन में नहीं, किसी किसी क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी का दिमाग लगाना पड़ सकता है, ठीक है। खैर, वो भी आपको उतना टिपिकल नहीं आता है, ठीक। आपका मैंने क्वेश्चन भी देखा, पी बाई क्यू भी देखा मैंने, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ होगा, मतलब, लेकिन हाँ ये भी आप नहीं कर सकते ना कि हाँ इजी था, ठीक है, बहुत इजी नहीं है, बट हाँ क्वेश्चन बनने लायक तो था। हम लोग करेंगे इस टॉपिक में, हम लोग 7-8 क्वेश्चन करेंगे, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे 7-8 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और इन 7-8 क्वेश्चन में आपको ये दिखेगा कि हाँ भाई ये क्या है, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है, देखो, we use a table of areas, देखो आ गया ना, table of areas as a function of z score. Z score gives the distance between a measurement and the mean in units equal to the standard deviation. ये एक ग्राफ आपको दिया, पूरा टेबल होता है, जेड टेबल, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, वही। Z is always a normal random variable with mean 0 and standard deviation 1. For this reason, Z is often referred to as the standard normal random variable and is defined by, देखो ये Z is equal to x माइनस है ना, कहीं कहीं इसको कैसे लिखा हुआ रहेगा देखना, देखो ये जो x स्मॉल x है, कैपिटल X भी बहुत लोग ट्रीट करते हैं इसको, देखो कैसे लिया जाता है यार, बेटा x माइनस म्यू इज इक्वल टू सिग्मा जेड हो जाएगा, x इज इक्वल टू म्यू प्लस, ऐसे भी कोई कोई लेते हैं, ठीक है, तो इसमें फ्रस्ट्रेट मत होना, ये स्टैंडर्ड, जब स्टैंडर्ड नाम पड़ गया तो मैं स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड होता है वही लिखा है, ठीक है, कहीं कहीं ये भी लिया जाता है इसमें कोई, और म्यू और सिग्मा तो आपको पता है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए, स्टैंडर्ड, अब आता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, a random variable z is equal to x minus mu upon sigma is said to have a standard, देखो बेसिकली mu बराबर 0 रखते हैं, ठीक है, mu is equal to 0 और सिग्मा इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये हम लोग अगर रखें तब ये इतना आता है, ठीक। जैसे हमारे पास क्या था, देखो इसको तुम समझो, एफ जेड, पहले हम मान लेते हैं ई टू दी, सॉरी 1/√2 सिग्मा, यही ना था, 1/σ√2π ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। मैंने क्या कहा, म्यू इज इक्वल टू 0 कॉमा सिग्मा इज इक्वल टू 1, ठीक। तो एफ जेड मेरे पास कितना आ जाएगा भाई, 1/सिग्मा तो 1 हो जाएगा, 1 × √2π ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस 0 अपॉन 1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/√2π ई टू दी पावर, ये जेड माइनस म्यू होगा, ठीक है, ई टू दी पावर जेड स्क्वायर 1/2 जेड स्क्वायर, माइनस का माइनस 1/2 भी है ना यहाँ पे, 1/2 माइनस 1/2 जेड स्क्वायर, मतलब कि जो आपका जो वैल्यू है ना उसी से आता है, म्यू इज इक्वल टू 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1 आपको रखना है, ठीक है। अब देखो, a standard normal variate
इज डिनोटेड बाई n01। ये n01 जो है बेटा, अगर आप ध्यान से देखें, n01 क्या था, ये क्या था म्यू, और ये क्या था स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, स्मॉल सिग्मा, ठीक है भाई, विच इज ऑल्सो नोन एज जेड डिस्ट्रीब्यूशन, या इसी को जेड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, और यूनिट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, अब इसका एक नोट, standardization of a normal distribution helps us to make use of the tables of the area of a standard curve। बेसिकली इसी का एरिया स्टैंडर्ड कर्व यही है, ठीक है, फॉर वेरियस पॉइंट्स अलोंग दी एक्स एक्सिस। ये आपका जो है टेबल को यूज कैसे किया जाता है वो इसी से दिखता है, ठीक है। पूरा डिटेल्स में बताना होता है यार, तब तो मजा आ जाता, लेकिन पूरा डिटेल्स आपको मुझे बताना नहीं है। मैं इसमें क्या करता कि टेबल आपको रख के बताता कि टेबल ये होता है, लेकिन आपको तो टेबल ऑलरेडी आपको देखने का कोई मतलब नहीं है, आपको टेबल का वैल्यू दिया होता है, ठीक है। देखो द एरिया बिटवीन द पॉइंट्स, मान लिया कि दो पॉइंट है Z1 और Z2, ठीक है, Z1 एंड Z2 दो पॉइंट्स है अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व will represent the probability that Z will lie between Z1 and Z2। It is denoted by PZ1, ऐसे इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है भाई, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। यहीं से एरिया निकलेगा बेटा, इसी से, यही मेन पॉइंट है एरिया निकालने का। एरिया पर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इसी तरह से बनेगा, ठीक है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बेटा कहीं कहीं देखो, और ये जो फाइजेड मैंने लिखा है ना, कहीं कहीं आपको ऐसे फाई लिखा और ये कैपिटल फाइजेड होता है, ठीक है। आपके मॉड्यूल में कैपिटल यही यूज किया हुआ है, ठीक है ना, तो फ्रस्ट्रेट मत होइएगा कि हाँ सर ने गलत लिखा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सही है, मेरा भी सही है और मॉड्यूल का भी सही है। द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाई जेड ऑफ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जेड इज डिफाइंड बाय फाई जेड इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, पी जेड इज लेस देन इक्वल टू जेड स्मॉल जेड माइनस इन्फिनिटी टू जेड इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी टी 1/2 पाई रूट अंडर 2 पाई ई टू द पावर माइनस हाफ जेड स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू जेड। हालांकि ये आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, ये आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन इसके बिना थोड़ा सा इसका जरूरत आपको पड़ सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्वेश्चन आता है भाई, क्वेश्चन आता है, ये मैंने बस बता दिया कि आपको ये पता रहे कि कहाँ से ये आता है, ठीक है, जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा ना कहाँ से आता है वो आपको दिख जाए। प्रॉपर्टीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रभु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है। फाइव ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू होता है बेटा 1 माइनस फाइव जेड, पी ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 5 बी माइनस म्यू अपॉन सिग्मा माइनस 5 ए माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये याद रखिएगा। x इज लेस देन इक्वल टू x मतलब 5x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, z इज लेस देन इक्वल टू a मतलब p z इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a। ये चारों पॉइंट ना ये आपको बहुत जरूरी है, कहीं भी क्वेश्चन में ना इसका इस्तेमाल हो सकता है। आज मैं जब मैं बताने लगूंगा तब देखिएगा। एरिया अंडर नॉर्मल कर्व, देखो ये यूनी मॉडल होता है। बेल शेप तो सबको मैंने बता ही दिया, तो बेल शेप तो आपको दिख ही रहा है कि कैसे बेल शेप। पॉइंट देखना कि कर्व जो होता है ये यही मेन है कि यूनी मॉडल है, ये एग्जाम में आपको ये सब भी पूछ लेगा। द कर्व ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनी मॉडल, बाई मॉडल, ट्राई मॉडल, नो मॉडल, यूनी मॉडल, ठीक है। यहां पर याद रखिएगा, अभी प्रॉपर्टीज आएंगे तो हम लोग मैं बताऊंगा आपको, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होता है भाई, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, ठीक है। यहां अब देखो the curve of a normal distribution is unimodal and bell shaped with the highest point over the mean, और ये जो मीन होता है ना इस पे हाईएस्ट पॉइंट होता है एंड इज सिमेट्रिकल अबाउट अ वर्टिकल लाइन थ्रो। बेटा याद करो कि जब ग्राफ ऐसा बन रहा था, ठीक है, तो इसी पर ना था सिमेट्रिकल लाइन, भाई यही ना था मेरा म्यू, यही था ना मेरा म्यू, यही था ना, यही था ना। ये 50% होता है बेटा, ये भी 50% होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 0.5, यही तो दिखा रहा था, यही मेरा तो मीन म्यू म्यू है आपका, और यही हाईएस्ट पीक होता है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, फीचर्स ऑफ नॉर्मल कर्व। देखो फीचर्स ऑफ नॉर्मल कर्व बेसिकली अगर मैं बात करूं तो फीचर्स ऑफ, देखो ये इसमें सब मैं बता दिया हूँ कैसे कैसे है, मैं सब फिगर मैं इसलिए भी लिख कर नहीं बता रहा हूँ कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसमें लिख कर क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना तब आपको ज्यादा मजा आएगा इसमें, ठीक है। हो सकता है कि एक ही लेक्चर में हो जाए, 1 घंटे में, 1 घंटा 40 मिनट 45 मिनट जितना में भी हो,
ठीक है, 2 लेक्चर की जरूरत पड़ेगी तो 2 लेक्चर, लेकिन फालतू का टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट आते हैं बेटा। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द कोऑर्डिनेट एंड इट्स मीन व्हिच लोकेट्स द पीक ऑफ द बेल। मीन लोकेट्स द पीक ऑफ द बेल, पीक सबसे ऊपर, यही मैंने बोला था। द वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन एंड मॉड आर इक्वल। मीन में, अच्छा पता है आपको, ये जो मीन निकालना है, मीडियन निकालना, मॉड निकालना, यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज होता है जब थ्योरम आप प्रूफ करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज होगा, ये याद रखिएगा। लेकिन आपको क्या है, आपको तो बस जानकारी रखना है कि भाई यहाँ पे मीन, मीडियन, मॉड तीनों बराबर। ठीक है, और द कर्व एक्सटेंड्स फ्रॉम माइनस इनफिनिट टू इनफिनिट, मतलब ये पूरा एक्स एक्सिस ले लेता है भाई, एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स, ठीक है, माइनस इनफिनिट टू इनफिनिट के केस में। ठीक है, अब देखो, द एरिया कवर्ड बिटवीन म्यू माइनस सिग्मा, देखो ये सारा मैंने पहले बता दिया, दैट इज 68.26% ऑफ द टोटल एरिया। एरिया कवर्ड बिटवीन म्यू माइनस 2 सिग्मा एंड म्यू प्लस 2 सिग्मा इज 0.9544, मतलब 95.44% ऑफ एरिया। एरिया कवर्ड म्यू माइनस 3 सिग्मा एंड 3 सिग्मा इज 0.997 हो, मतलब 99.74% ऑफ द एरिया, मतलब तीनों को मिक्स कर लिया तो 99.74। बाकी देखो 0.26% जो होता है वो एक्सटेंशन होता है, उसका हम लोग जनरली यूज नहीं करते। ठीक है, अब देखो द इंपेरिकल रूल, इसी को इंपेरिकल रूल कहते हैं, याद करो कि गॉसियन में एरर पे इंपेरिकल रूल पे ये किया है, एरर पे गॉस ने वर्क किया है। ठीक है, इंपेरिकल रूल ऑफ एरिया कवरेज आल्सो कॉल्ड 68, 95, 99.7। 68 देख लो, अगर गौर करोगे आप, 68, 95, 99। सॉरी बेटा, दिख गया क्यों क्यों होता है। और 99.7 लिया है भाई, 99.7 लिया है, देखो क्यों 99.7 ये लिया है ना। ठीक है, ध्यान देना है आपको, यही सब, इसी को यही रूल 68, 95, 99.7 रूल कहा जाता है। ठीक है, अब देखो भाई, जो अभी हमने बताया, जो अभी हमने बताया वही यहाँ पर ये फिगर मुझे दिखा तो मैंने भाई ले लिया। ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो पहले तो ये ग्रीन वाला, सिर्फ ग्रीन जो है 68.2% ऑफ मेजरमेंट पर एवरेज प्लस माइनस 1, मतलब एवरेज का मतलब क्या, म्यू प्लस माइनस सिग्मा। ठीक, ग्रीन वाला एरिया लिए हुए, ठीक यही ना था, म्यू माइनस सिग्मा, ये था म्यू प्लस सिग्मा। देखो 0, 1, 2, 3 से इधर ये दोनों एक्सेस को लेके चल रहा है भाई, ये दोनों एक्सेस को लेके चल रहा है। अब ब्लू, ग्रीन प्लस येलो, ग्रीन प्लस येलो, ग्रीन प्लस येलो किया क्या 95.6%, मतलब म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा के बीच में, यही होता था ना बेटा, म्यू माइनस 2 सिग्मा और ये म्यू प्लस 2 सिग्मा, और ये तीनों अगर मिक्स हो गया तो 99.7% ले रहा है। मतलब देखिएगा, म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा यही दिया हुआ है ना, ये एवरेज भाई, मीन, मीन, ठीक है, ये पूरा एवरेज प्लस माइनस 1 डेविएशन, ये यहां से यहां तक, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये पूरा यहां मतलब लाइन पे लिया है, यहां से यहां तक का। ठीक है, ये भी ले लिया है, ये फिर यहां से यहां तक लिया, -2 से -2 तक यहां तक लिया है, फिर ये -3 से -6। बहुत अच्छा फिगर, अगर इस फिगर को समझा जाए ना तो ये फिगर से पूरा पूरा जो इंपेरिकल फॉर्मूला है ये पूरा डिस्क्राइब हो जाता है। बहुत अच्छा फिगर बनाया हुआ है यार, सीरियसली। ठीक है, वही चीज इसमें देख लीजिए आप, वही चीज देखिए इसमें भी है ना, वही चीज है ना बेटा, एक तरह से अगर देखा जाए तो एकदम अलग अलग। देखो ये सारा कुछ देख रहे हो, म्यू माइनस सिग्मा, म्यू प्लस सिग्मा 68%, म्यू माइनस 2 सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा 95%, म्यू माइनस 3 सिग्मा, म्यू प्लस 3 सिग्मा 99.7%। इसलिए 68, 95, 99.7। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ये सब फिगर कॉपीड है भाई, मैंने नहीं बनाया है, ऑनेस्टली से मैंने नहीं बनाया है। और ये सारा का मुझे ये सब अच्छा लगा फिगर,
कि पूरा फिगर में ही ना पूरा अप्रोच बनाने में टाइम वेस्ट होता। बेटर है ये सुंदर भी लग रहा है, नोट्स में आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा नोट्स में। ठीक है, कि नोट सुंदर बना हुआ है। ठीक है, वो पढ़ने में वो भी अच्छा लगता है, तो ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है ना। चलो अब देखो भाई, एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। देखो भाई, पहले तो x को रैंडम वेरिएबल, z को स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, ये रैंडम वेरिएबल x और ये, then z and x have identical curves, the curve of z is called standard normal curve, the area bounded by standard normal variable z, the z axis and the ordinates at z is and say पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जेड इज प्रोवाइडेड बाय अ स्टैंडर्ड टेबल। तो ये स्टैंडर्ड टेबल फिर आ गया। ठीक है, अब देखो, ध्यान से देखना बेटा इस चीज को, ये देख लो पहले एक बार। देख रहे हो ये जो एरिया है ना वो इंटीग्रेशन, लेकिन आपको अब ये इंटीग्रेशन कब लगाया जाता है पता है आपको? कब लगाया जाता है मालूम है? देखो ये इंटीग्रेशन, ये यहाँ पे टी दिया हुआ है, यहाँ पे बेसिकली टी नहीं देना चाहिए, इसको एक्स देना चाहिए। तो ये लिए हुए होगा अपना। ठीक है, ये जो सैडेड एरिया है ये फर्स्ट एक्सिस का ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही है। आप देखिए इंटीग्रेशन कहाँ से लिया, माइनस इनफाइनाइट टू बी, ये नॉर्मल, ये डेफिनेट इंटीग्रल है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल, ये वही से ऐसे ही आता है, इसी से वैल्यू निकलता है, यही एरिया निकालना है जो कि आपको ऑलरेडी एरिया का टेबल दिया हुआ है। हर एक पॉइंट का आप एरिया नहीं निकाल सकते हैं, आपको दिया हुआ रहेगा वो एरिया, एरिया बिटवीन इतना एंड इतना इज इतना, वो दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये शेडेड एरिया है। शेडेड एरिया जो है वो क्या है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी। यहाँ पे पूरा ये सिस्टम जो है ना ये पूरा आपका बी है भाई, ये पूरा आपका बी है। ठीक है, पूरा। ठीक, चलो भाई, ये देखो जेड इज इक्वल टू 1, ये भी दोनों एक्सिस, ये दोनों एक्सिस को लिया, देखो ये एक एक्सिस को लिया है, ये दोनों एक्सिस को लिया है अभी फिलहाल। ठीक, यहाँ पर जेड इज इक्वल टू 1, 0 -1 -2 -3 इस पे लिया है, ऐसे बनाया है। अब देखो ये कवर्स एरिया बिटवीन, अब सुनो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रभु, ये ध्यान रखिएगा, ये एरिया निकालने के लिए ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एरिया निकालने के लिए कहेंगे, अगर डायरेक्ट अगर एरिया आ गया तो आप यहाँ पर the standard download का कवर 68.26% एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू 1। तो p ऐसे डिनोट करते थे, याद करो, z1 लेस देन इक्वल टू z इज लेस देन इक्वल टू z2 इज इक्वल टू 0.6826, 6826, 0.6826, वही 68 94 94.7 वाला ये परसेंटेज, ये आपको याद भी रखना होगा। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ये सारा आपको ये काम आएगा, यही सब ये टेबल में भी आपको दिखेगा। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल कर्व। देखिए पहले तो हम लोग नॉर्मल कर्व की प्रॉपर्टीज पे बात करें। देखो नॉर्मल कर्व में क्या होता है कि पैरामीटर से एक तो आएगा, एक तो आपका पैरामीटर आएगा। ठीक, पैरामीटर आएगा, पैरामीटर आने के बाद उसमें आपको फिर मीन मीडियन मोड पे बात होगी, अभी तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, मीन मीडियन मोड के बारे में तो ऑलरेडी डिस्कस किया कि भाई ये एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। ठीक, मैं आपको इसमें एक और देखो, याद है मुझे 2018, एट द टाइम ऑफ 2018 आई वाज टीचिंग इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली लक्ष्मी नगर में मैं पढ़ा रहा था। तो जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था तो बच्चे ने बोला कि सर ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई मैं 18 का नवंबर एग्जाम के लिए पढ़ा रहा था फिर। ठीक है, और मई में आया था, एक क्वेश्चन आ गया था, एक ही क्वेश्चन आया था, मैंने वो क्वेश्चन भी अटैच किया है, वो मोमेंट पे क्वेश्चन था। मोमेंट कहीं भी आपके मॉड्यूल में नहीं दिखाई देता, कहीं भी नहीं मोमेंट दिखाई देता, जबकि इतना इजी क्वेश्चन था ना। हर मैक्सिमम मतलब जो जैसे डाउट क्लियरिंग सेशन होता है ना, डाउट क्लियरिंग में वो क्वेश्चन मेरे पास आ गया, डाउट क्लियरिंग वो क्वेश्चन आ गया, सब बच्चे वो क्वेश्चन लिख के ले लिया था कि सर मोमेंट क्या होता है। पता है आपको, मोमेंट, स्क्यूनेस और कुर्टोसिस, ये तीन चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज जो होता है ना वो आपको बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है। अब मोमेंट, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस नहीं आ रहा है मतलब गड़बड़ है कहीं ना कहीं, लेकिन आपको सिलेबस में नहीं है। लेकिन वो उस समय जो क्वेश्चन सेट कहा जाता है कि कोई मतलब मैथमेटिक्स का टीचर क्वेश्चन सेट लगता किया था, क्योंकि उस वक्त क्वेश्चन कहा जाता है 2018, कहा क्या वो था रियली में, वो था 2018 का जो क्वेश्चन था। बाद में मेमोरी रिटेंशन में जो आया क्वेश्चन, 90-95 क्वेश्चन निकला था उस समय मेमोरी रिटेंशन से। वो पहले तो टेलीग्राम वोलीग्राम ये सब था नहीं होता,
ठीक है, टेलीग्राम था लेकिन उतना एक्टिव नहीं था टेलीग्राम। तो क्या होता था कि मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ पाता था, तो तुरंत तुरंत क्वेश्चन। अब तो खैर तुरंत यार एग्जामिनेशन के बाद एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, पहले क्वेश्चन नहीं मिलता था भाई मैथ्स का। मैथ्स और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बैंड बच जाता था 20-20 25-25 दिन, इनफैक्ट एक महीने के बाद जो है ना, सो वो आता था आपको मेमोरी रिटेंशन, मतलब मेमोराइज जो क्वेश्चन बच्चे ने एग्जाम में याद किया कुछ को, जैसे हम लोग भी स्टूडेंट, मेरे पास भी था बहुत सारा स्टूडेंट, तो मैं बोलता था कि भाई जिसका जिसका अगर सेम कोड है, जो है जिसका जिसका जो क्वेश्चन है वो याद करके आना, 3-3 क्वेश्चन, मिनिमम 3 क्वेश्चन। तो हर कोई, मतलब कुछ बच्चे याद किए कुछ नहीं याद किए, उसे मिला के 80-90 क्वेश्चन आ ही जाता था। तो हर बच्चे ने वो, मैक्सिमम बच्चे जो मेरे स्टूडेंट थे उन्होंने वो मोमेंट का भाई वो नहीं बनाया, वो मुझे, मैं पछता गया था, मेरे ही बच्चे नहीं बनाए थे, आई एम सेइंग दैट मेरे बच्चे नहीं बनाए थे भाई। पूरे इंडिया में वो क्वेश्चन गायब हुआ था, पूरे इंडिया में कोई नहीं बनाया था उसको यार, कोई नहीं बनाया था उसको। ठीक है, तो मेरा कहना है ना कि कुछ चीजें जो है वो एक्स्ट्रा आपको जानकारी होनी चाहिए, वो मैं वही, उसके बाद से तो मैं सीख ही लिया कि मैं बता देता हूँ भाई एक्स्ट्रा जान लो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जान लो, क्योंकि ये जरूरत पड़ेगी। हाँ वही जो जरूरत, वही एक्स्ट्रा जो उसके यूज में। ठीक है, चलो खैर, अब आते हुए प्रॉपर्टीज। देखो, द मीन, म्यू एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर ऑफ अ नॉर्मल आर कॉल्ड द पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। भाई ये याद रखिएगा, मीन, मीडियन एंड मॉड ऑफ अ नॉर्मल कोइंसाइड विथ ईच अदर, कोइंसाइड विथ ईच अदर मतलब तीनों बराबर है। ठीक है, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन अबाउट मीन is approximately equal to 4/5 times its standard deviation, MD। इसको म्यू इज इक्वल टू ऐसे भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना, ये म्यू, मीन डेविएशन अबाउट मीन को यहाँ पर 4 म्यू इज इक्वल टू, लेकिन हालांकि ये होना नहीं चाहिए, लेकिन मैक्सिमम बुक ये लिखता है, लेकिन स्टैंडर्ड यही होना चाहिए, MD इज इक्वल टू 0.8 सिग्मा। ठीक है भाई, अब देखो, the quartiles Q1 and Q3 are equidistant from the median। Q1 is equal to बेटा होता है ये, एकदम याद रखिएगा, Q3 is equal to इतना, और क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू होता है 0.675, 0.675। सबका प्रूफ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबका प्रूफ है, ये क्यों होता है इसका, ये भी मुझे भी पता है, कैसे आता है वो भी पता है, लेकिन आपको नहीं बता सकते हैं। ठीक है, द नॉर्मल कर्व इज बेल शेप्ड एंड सिमेट्रिकल अबाउट x इज इक्वल टू मीन, मतलब मीन सिमेट्रिकल 50-50% अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, the area bounded by the normal curve and x axis equal to 1, ये भी अभी मैंने बताया था, प्रोबेबिलिटी हाफ होता है, हाफ ऑफ मतलब 0.5 कितना होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 1। ठीक है, अब देखो, डिटेल्स ऑफ द कर्व ऑफ अ नॉर्मल एक्सटेंड आइडेंटिकली, ये कभी एसिम्प्टोटिक जो हुआ था मैंने बोला था, इन बोथ साइड्स ऑफ x एंड नेवर टच द x एक्सिस, नेवर टच, नेवर टच, मैंने आपको बोला कि ये कभी टच नहीं करता। ठीक है, the probability that x lies between a and b is equal to the area bounded by the curve x axis and ordinates x is equal to a and x is equal to b। ठीक है, the point of inflection of the curve at x from mu plus sigma, x from mu minus sigma मैंने बताया था, and the curve changes from concave to convex at x from mu plus sigma and x from mu minus sigma। concave to convex हो सकता है, convex to concave भी हो सकता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैंने बता रखा है भाई, कौन से पॉइंट को कहते हैं। ठीक है, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन QD is to MD is to SD is equal to 10 is to 12 is to 15, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रभु, ये जो है ना सो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, द मैक्सिमम ऑर्डिनेट, मैक्सिमम एक्स ड्रॉप व्यू पे। ठीक है, the two tails of the curve extend infinitely and never touch the horizontal line and the curve of normal distribution has a single peak that it is unimodal। ये पहले भी हम लोगों ने बात कर रखा है कि भाई यूनिमॉडल, ये तो यहाँ पर सिंक करके लिखना था, मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अबाउट टू हम लोग कंप्लीट पे हैं, अबाउट टू हम लोग कंप्लीट पे हैं। ठीक है, बस क्वेश्चंस बचा हुआ, देखो मे भी हो सकता है कि लेक्चर 1 में ही, एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, ज्यादा बेटर भी होगा, थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा ना तो वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, देखो जैसे इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर हुआ था मेरा 1 घंटे में, ठीक है, उसमें लेकिन एक्सटेंशन हमको भाई चाहिए ही था, ऑब्वियसली इंटीग्रेशन है थोड़ा बड़ा चैप्टर, डिफरेंशिएशन तो 2-3 क्लास में हो गया, इंटीग्रेशन भी 2 क्लास 3 क्लास तो लगेगा ही ना।
if x and y are independent normal variable, या देखो independent normal variables with mu1 and mu2, sigma 1 and sigma 2, ये दोनों जो है ना आपका ये मीन होगा और ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, as their means and standard deviations respectively. Then z is equal to x plus y also follows normal distribution, मतलब दो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सम भी जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा with mu1 plus mu2 as its mean and root under sigma 1 square plus root under sigma 1 square plus sigma 2 square as its standard deviation. मतलब x variate, y variate, then z is equal to x y variate. ये एकदम याद रखिएगा, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, इस पर एक दो क्वेश्चन भी आया है पहले, ठीक है, डायरेक्ट. मीन ऑफ नॉर्मल म्यू, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, मीडियन म्यू, मॉड म्यू, मोमेंट्स, देखो मोमेंट्स यही आया था बेटा 2018 में, ठीक है ना, 2018 में यही है. देखो क्या होता है, इन ऑब्जर्वेशन, बेसिक स्टैटिस्टिक्स दोस्त पता होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मतलब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बेसिक स्टैटिस्टिक्स मतलब इन ऑब्जर्वेशन है आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए, ठीक. m1 डैश को फर्स्ट मोमेंट कहते हैं बेटा, m1 डैश को अपन फर्स्ट मोमेंट कहते हैं अबाउट ए इज इक्वल टू, ठीक, ठीक है, ये होता है. m2 डैश को सेकंड मोमेंट कहते हैं बेटा, सब स्क्वायर बढ़ाते जाओ, एक एक जैसे जैसे होगा ना बढ़ाते जाओ. थर्ड मोमेंट क्या होता है, q, q यही हुआ, ठीक है, ये मेरा थर्ड मोमेंट होता है. अब देखो फर्स्ट मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ए, फर्स्ट मोमेंट मेनली इंपॉर्टेंट फर्स्ट मोमेंट ही होता है, फर्स्ट मोमेंट ही इंपॉर्टेंट होता है. अगर हम लोग को पढ़ना हो मोमेंट स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस तो फर्स्ट मोमेंट ही हम लोग को ज्यादा काम आता है. ये सेकंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट, ये फोर्थ मोमेंट, एनथ मोमेंट भी होता है, पता है आपको, एनथ मोमेंट भी होता है, लेकिन आपका लिमिटेशंस मैंने कर रखा है थर्ड मोमेंट, ठीक है. तो ये मेनली हम लोग को भी फर्स्ट मोमेंट या इन मोमेंट या इन माइनस वन मोमेंट काम आता है, ठीक है, या तो पहला ही काम आएगा, दूसरा बहुत कम आता है यार, बहुत कम आता है, लास्ट एन जो होता है ना वो बहुत काम आता है, ठीक है. मोमेंट अबाउट जीरो यार रॉ मोमेंट भी इसको कहते हैं. फर्स्ट मोमेंट अबाउट जीरो क्या होता है, जहां जहां ए है वहां वहां जीरो रख दो, ये एक्स बार हो जाएगा बेटा, ध्यान रखिएगा, ये एक्स बार है, ये एक्स बार है, एक्स बार, ठीक है, ठीक. ऐसे भी समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन कितना होता है, एक्स बार ही होता है ना, ये यही होगा ना. और सेकंड मोमेंट कितना होगा बेटा, समेशन ऑफ 1/n एक्स स्क्वायर, और थर्ड मोमेंट 1/n एक्स क्यूब. सेम इसी में जहां जहां आपका ए है वहां वहां आप जीरो पुट कर दो, जहां जहां ए है वहां जीरो आप पुट कर दो, आपका आ गया, ठीक है. फर्स्ट मोमेंट एक्स बार, वही मीन, ठीक है. अब देखो मोमेंट अबाउट मीन, मीन देखो मीन, ये एक्स बार स्क्वायर, एक्स बार स्क्वायर, एक्स बार क्यूब, ये होता है एंड सो ऑन, ठीक, याद रखिए. मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीन ही एक तरह से है, डेविएशन ही है ना, या सेंट्रल मूवमेंट भी इसको कहते हैं, ठीक है. ये मैं इसलिए देखो, हालांकि आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा और आना और आएगा भी नहीं, क्योंकि यहीं से यहाँ से मोमेंट शुरू नहीं होती है, मोमेंट का तो शुरुआत ही अलग है, ठीक है, कंप्लीट अलग है मोमेंट का. ये तो मैंने बस श्रिंक आपको दिया कि भाई ये मोमेंट होता है, अगर कभी गलती से आ जाए तो आपको ऐसे बना देना है, ठीक है. नोट फ्रॉम सेकंड रिलेशन, इस सेकंड रिलेशन से of the standard deviation is square root of the second central moment m2, that is sigma is equal to, यही होता है ना भाई, याद करो 1/n समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये कुछ था स्टैटिस्टिक्स में, आप याद कीजिए इसको, ठीक है. अब ये देखो थर्ड सेंट्रल मोमेंट, थर्ड सेंट्रल मोमेंट याद कीजिए, थर्ड सेंट्रल मोमेंट m3 इज यूज्ड टू मेजर स्क्यूनेस एंड फोर्थ फॉर कुर्टोसिस होता है, ठीक है. यहीं तक आपको जानना था बेटा, यहां से ज्यादा आपको नहीं जानना है, ठीक है, मोमेंट के बारे में, ठीक. यूजेस ऑफ नॉर्मल, भाई बाइनोमियल पॉइजन को अप्रोक्सीमेट करने के लिए भी बाइनोमियल का अप्रोक्सीमेट करना आपको बता दिए, पॉइजन नहीं मैंने बताया, कोई जरूरत नहीं था, ठीक है. एक्सटेंसिव यूज इन सैम्पलिंग थ्योरी, बेटा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ लिया है, क्यों, तो पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए और कॉन्फिडेंस लिमिट, पैरामीटर्स का कॉन्फिडेंस लिमिट जिसको CLB कहते हैं हम लोग, वो निकालने के लिए भी बहुत काम आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. देखो जब स्टैटिस्टिकल डाटा का
मतलब एनालिसिस होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, वहां भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यूज करते हैं। भाई मैं तो यूज करता हूँ, हर लोग 90% लोग यूज करते हैं, स्टैटिस्टिशियन 90% स्टैटिस्टिशियन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का रग रग से वाकिफ हूँ, क्यों? क्योंकि मैं स्टैटिस्टिशियन हूँ, ठीक है, इसके बारे में हर जानकारी है। अब याद रखना कि हर जानकारी से मतलब नहीं होता है, हमने आपको समझा पाया या नहीं ये चीज बहुत मायने रखता है। मैंने एक नोट्स अच्छा बना दिया तो मैं मानूंगा, ठीक है। अब देखो ये है आपका सिग्निफिकेंट एप्लीकेशंस इन एसक्यूसी, एक स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल होता है, उसमें सिग्निफिकेंट एप्लीकेशंस, ठीक है। चलो भाई अब आते हैं क्वेश्चन पे। देख ये लास्टिंग है हम लोग का, मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेशन, मतलब जो सॉल्व एग्जांपल है उसके बाद हम लोग का खत्म हो जाएगा सेशन ये बेटा, ठीक है ना। ज्यादा देर का नहीं हुआ, मुझे लगता है 1 घंटा या 1 घंटा 5 मिनट का ये सेशन होगा, उससे ज्यादा कर। चलो अब देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ टू क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स है, क्वांटिटीज मत समझिएगा, क्वार्टाइल्स ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर 10 एंड 50 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस। पैरामीटर मतलब म्यू एंड सिग्मा, ऑल्सो फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है एकदम। देखो बेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एकदम आराम से मैं लिख रहा हूं सब कुछ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन is a symmetric distribution. Symmetric distribution, ठीक है। तो यहां पर मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड, दैट इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 अपॉन 2, ठीक होगा। तो म्यू कितना हो जाएगा भाई, म्यू कितना हो जाएगा 10 प्लस 50 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 60 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 30, ठीक। अब बेटा हम लोग को ये पता है क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू कितना होता है 0.675 सिग्मा, ठीक। क्वार्टाइल डेविएशन कितना Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.675 सिग्मा, मैंने किया था, मैंने बताया था आपको, ठीक। तो बेटा सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 50 माइनस 10 है अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 0.675, मतलब 50 में से 10 जगह कितना बेटा 40 अपॉन 2 इंटू 1/0.675, 2 20, दैट इज इक्वल टू 20/0.675। बेटा कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर से डिवाइड कर दो, 20 डिवाइडेड बाई 0.675, 20 डिवाइडेड बाई 0.675 इक्वल्स, ये आ रहा है 29.62262963, लगा दो 29 पॉइंट, आ गया बेटा सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब एमडी अबाउट मीन ऐसे ही लिखते थे ना, मीन डेविएशन अबाउट मीन ऐसे ही लिखते थे हम लोग, मीन डेविएशन अबाउट मीन, दैट इज इक्वल टू कितना होता है बेटा 0.8 इंटू 8 सिग्मा, दैट इज इक्वल टू 0.8 इंटू 29.63, कर लो कितना आ रहा है 0.8 इंटू 29.63 इक्वल्स 23.70, आ गया आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, एकदम आराम से आ गया। अभी देखिए यहीं पे सीमित मत हो जाइएगा, ये तो इजी वाला क्वेश्चन था, ये इसको मैं लगा दे रहा हूँ भाई कि दिस इज इजी, ये इजी क्वेश्चन, लेवल 1 का क्वेश्चन है, इजी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है ये मॉडरेट क्वेश्चन है, एकदम मॉडरेट, मतलब सीधा अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो आप गए। एक बात देखो बेटा, यही होता था ना, यही होता था, इसी से कंपेयर कर, ठीक है, इसी से कंपेयर करना है। इस जो रूट अंडर
200 पाई है, क्या हम इसको 100 इंटू 2 पाई लिख सकते हैं? दैट इज इक्वल टू बेटा 10 रूट अंडर 2 पाई लिख सकते हैं। मतलब ये मेरा सिग्मा जो है ये तो आ गया, सिग्मा इज इक्वल टू 10। ठीक, सिग्मा इज इक्वल टू 10, समझ रहे हो? कंपेयर करने के बाद देखो यही चीज मैंने किया, सिग्मा रूट अंडर 2 पाई इज इक्वल टू रूट अंडर 200 पाई। दिस इंप्लाइज सिग्मा स्क्वायर इंटू 2 पाई इज इक्वल टू, दोनों साइड में हमने किया क्या? मल्टीप्लीकेशन, ये कैंसिल, ये 2 से 100 टाइम्स में इंप्लाइज सिग्मा इज इक्वल टू 10, सिग्मा इज इक्वल टू 10 आ गया। ठीक, एकदम आ गया सिग्मा इज इक्वल टू 10। अब देखो सिग्मा इज इक्वल टू 10 आने के बाद अब म्यू देखो तो कितना होगा, म्यू। ठीक है, म्यू देखना है अब आपको। देखो म्यू आपका कितना है, एक्स माइनस म्यू ये है। ठीक है, ये देखो इसको जो ऐसे लिखा है ना 45 का होल स्क्वायर, तो क्या हम बेटा इसको 1/2 इंटू 100 लिख सकते हैं? ध्यान देना 1/2 इंटू, क्या हम x माइनस 45/10 का होल स्क्वायर लिख दे? ऐसे ही लिखा हुआ था ना, यही लिखा हुआ है ना एक तरह से 1/2, है ना? अब माइनस में भी है, माइनस में है ये माइनस, ये भी माइनस में ही है, माइनस लिख दो, माइनस है यहाँ पे भाई, यहाँ पे माइनस है, मत समझना कि माइनस नहीं है। तो भाई म्यू इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, सिग्मा इज इक्वल टू 10 और म्यू इज इक्वल टू 45 आ गया। ठीक, निकालना क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है भाई, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, म्यू प्लस सिग्मा कॉमा म्यू माइनस सिग्मा, यही होता है ना। मतलब 45 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 55 एंड 45 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 35। मीन्स लिखना है, स्मॉल को लिखो पहले 35 कॉमा 55, यही ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा बेटा, ये क्लियर हो गया होगा एकदम एकदम आराम। मैंने हर एक चीज मतलब मेन चीज जो है ना वो कंपैरिजन है। देखो एक चीज ध्यान रखना भाई, एकदम एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये ध्यान में आपको रखना है कि आपको जो है सो फॉर्मूला ये याद रखना होगा और बेसिक मैथमेटिक्स आपका क्लियर होना चाहिए, तभी इस पे क्वेश्चन बनेगा। देखो ऐसे क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं, तो आपको वहां पर देखना। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं भाई थर्ड नंबर, द एक्सट्रीम क्वार्टाइल्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर एक्सट्रीम क्वार्टाइल। ठीक है, 20 एंड 50, ध्यान देना यहाँ पे, क्या ध्यान देना है, एक्सट्रीम क्वार्टाइल्स obtain the limits which include 99.73% of the observation। ठीक है भाई, एकदम आराम से इसको हम लोग को इस क्वेश्चन को करेंगे, एकदम आराम से क्वेश्चन को करेंगे। देखो Q1 कितना दिया हुआ है प्रभु, 20। बेटा Q3 कितना दिया हुआ है, 50। बेटा मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड that is equal to Q3 plus Q1 upon 2 that is equal to 20 plus 50 upon 2 that is equal to 70 upon 2 that is equal to 35 आ गया। QD अब 35 आया है, याद करो, तो QD is equal to 2/3 सिग्मा। ठीक, ये लगाना है। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू, क्वार्टाइल डेविएशन या तो आप एक काम करो, नहीं आप वही लगा दो 0.8। ठीक है, 2/3 होता था कि 4/5 होता था ना यार, 0.8 ही लगा दो यार, हटाओ। QD इज इक्वल टू 0.8 ही था ना, 0.8 0.8 इंटू सिग्मा। ठीक, 0.8 इंटू सिग्मा। अब देखो दिस इंप्लाइज Q3 minus Q1 upon 2 is equal to 0.8 into sigma। ठीक, Q3 minus Q1 this implies 50 minus 20 upon 2 into 1 by 0.8 is equal to sigma। ठीक, मतलब 30 upon 2 into 10 by 8 कर दो
इज इक्वल टू सिग्मा, 2 15, ठीक। दिस इम्प्लाइज सिग्मा इज इक्वल टू 150 अपॉन 8, दैट इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स 18.75। यही आ रहा है ना, 1 मिनट, 18 सही है ना मेरा, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ठीक है, इज इक्वल टू, हाँ हाँ 18.75, ठीक। ठीक है भाई, सिग्मा का वैल्यू भी आ गया, मीन तो हमारे पास आ ही गया। अब ध्यान दो, इंटरवल कवरिंग कितना था भाई, इंटरवल कवरिंग कितना दिया है, 99.73%। बेटा 99.73% क्या कर रहा था, म्यू माइनस 3 सिग्मा म्यू प्लस 3 सिग्मा, दैट इज इक्वल टू, म्यू कितना है भाई, म्यू कितना 35, 35 माइनस 3 इंटू कितना आया है 18.75, 35 प्लस 3 इंटू 18.75, दैट इज इक्वल टू 18.75 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल्स -35 इक्वल्स 21.25, मतलब -21.25 कॉमा 18.75 इंटू 3 प्लस 35 इज इक्वल टू 91.25, यही आएगा ना आंसर, ठीक, ठीक, ठीक है भाई, ठीक है ना। क्वार्टाइल डेविएशन का जो वैल्यू होता है वही मैंने काम किया, वही डाला मैंने, ये आपका आ गया, ठीक है। चलो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यही आया था बेटा द फर्स्ट मोमेंट, सीएफ मैंने लिख भी दिया, सीएफ फाउंडेशन में 2018, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, इसका दोनों को ऐड कर देना था, 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10, 10 इसका आंसर, ठीक है। देखो मीन क्या होता है, ए प्लस फर्स्ट मोमेंट अबाउट ए कितना है हमारे पास भाई, फर्स्ट मोमेंट अबाउट 4 इज 6, 4 प्लस 6, आज मैंने मोमेंट में बताया फर्स्ट मोमेंट प्लस 8, देखो दिखा दे रहा हूँ, आप कहेंगे ना, यही ना होता है, जीरो अगर हो गया तो, ठीक है, यही है ना मोमेंट्स, यही सब ना मोमेंट, ठीक है। चलो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन बेटा। चलिए अब आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, एकदम आराम से देखो, एकदम आराम से अब चलेंगे हम लोग, ठीक है, एकदम मतलब जो डिसेंटली नॉर्मली जो होता है ना। आप यहाँ पर एक चीज गौर कीजिएगा कि ये जो फिफ्थ नंबर का है, आपको वो दिए हुए है कि भाई मेरा, मैं 1 मिनट या कैलकुलेटर रख दूं, ये यूज आएगा तो ना काम करेगा, दिया हुआ है आपको एरिया बिटवीन 0 एंड 1 इज 0.3413, ये टेबल से निकलता है, ठीक। क्वेश्चन अब आ जाइए, a normal distribution has a mean 20 and a standard deviation of 4, मतलब mu is equal to 20, यहां तक पढ़ने के बाद हमने यही देखा mu is equal to 20, कॉमा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू कितना है 4, ये देखिए। फाइंड आउट द डेटा वैल्यू x लाइज बिटवीन 20 एंड 24, ठीक है, लाइज बिटवीन 20 एंड 24। बेटा z इज इक्वल टू कितना था, ये होगा when x is equal to 20, क्योंकि दिया है 20 एंड 24, z is equal to 0 when x is equal to 24, z is equal to 24 minus 20 upon 4, that is equal to 4 upon 4, that is equal to 1, ठीक। अब देखो when x lies between की बात कर रहा है, when x lies between 20 and 24, the value of z, the value of z lies between कितना, 0 और 1 के बीच में, 0 एंड 1, ठीक।
और P 0 इज लेस देन इक्वल टू Z इज लेस देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.34। एकदम आराम से बन गया ना। थोड़ा सा दिमाग लगेगा बेटा, थोड़ा सा दिमाग तो लगेगा भाई, इसमें तो मैं ये नहीं कहूंगा कि दिमाग नहीं लगेगा, थोड़ा तो दिमाग लगेगा भाई। ठीक है, चल नेक्स्ट वन। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल वेरिएबल एक्स आर 50 एंड 4। मतलब यहां सबसे पहले मीन इज इक्वल टू कितना है प्रभु 50, स्टैंडर्ड डेविएशन 4। ठीक, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड, वैल्यूज निकालना है, मतलब z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक, जब x इज इक्वल टू कितना है भाई 42 54 84, मतलब 42 माइनस 50 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू z की वैल्यू होगी, अरे z इज इक्वल टू 42 x माइनस, एक मिनट यार, एक मिनट 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 एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यार, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लिखने में, कोई टेंशन नहीं है, परेशान नहीं होना है। z इज इक्वल टू एक्स माइनस कितना 50 अपॉन 4। अब यहां से देखो x की वैल्यू, ये सब कितना है x की वैल्यू है, ये सब x की वैल्यू है। z व्हेन x इज इक्वल टू कितना 42, z इज इक्वल टू कितना 42 माइनस 50 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू कितना बेटा माइनस 8 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 2। व्हेन x इज इक्वल टू बेटा 54, z इज इक्वल टू कितना 54 माइनस 50 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 1। व्हेन x इज इक्वल टू कितना 84, z बराबर कितना 84 माइनस 50 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 34 अपॉन 4, 4 4 8 4 5 20 8.5, यही है आपका। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन क्लियर। ठीक है, चल भाई 7, फाइंड द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व व्हिच लाइज टू द लेफ्ट ऑफ। एकदम आराम से भाई, एकदम आराम से देखो कैसे, इसका सबसे पहले तो इसका ग्राफ बनाओ भाई। ग्राफ अगर हम बनाते हैं बेटा, ये मैंने बनाया, ठीक है भाई, ये मैंने ग्राफ बनाया। ठीक, कुछ इस कदर होगा, यहाँ पर मान लीजिए मेरा ये 1.73 है, ठीक है, यही ना होगा, ये 0 ये 1 1.73 अप्रोक्स मान लो, वहीं पे मान लो, वन मत मानो इसको, यहाँ पे इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो, इसको और आगे बढ़ा दो, ज़्यादा ये है तो मान लीजिए ये 1.73 है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा मैं कलर कर दे रहा हूँ भाई, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, सबको एकदम कलर कर दे रहा हूँ। ध्यान से देखना है बेटा, यही देखना है। ठीक है, इधर तो जाएगा नहीं। ठीक, अब एरिया क्या कह रहा है लेफ्ट ऑफ जेड। ठीक, मतलब एरिया टू द लेफ्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 1.73, मतलब आधा एरिया तो पहले का भी 0.5 तो ऐड होगा ही, मतलब एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 1.73, और z इज इक्वल टू 0 एंड 1.73 0.45, मतलब 0.5